Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 30 जून 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बंदर अब्बास पोर्ट को कहाँ पर है यह एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा है, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन करना क्या है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं पता है तो यार सर्च करना, डेफिनेटली बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट और ट्रायोजोफोस। अब बताना यह है कि इन केमिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बोलता है एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कीटनाशक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी बोलता है जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनको बचाने के लिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी बोलता है जो हमारे फल होते हैं उसको पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी बोलता है कॉस्मेटिक्स के अंदर मॉइस्चरिंग एजेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताना यह है इसका करेक्ट आंसर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फ्रंट पेज पर आपको ये दो आर्टिकल देखने को मिलेंगे। दोनों आर्टिकल के अंदर कोई भी ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग इनको ऊपर से पढ़ सकते हो। जैसे कि ये वाला आर्टिकल है, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में चर्चा करता है। अब आपको पता है कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकली कल वाला वीडियो देखा है तो। अब हुआ क्या, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है, अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके ये निकल चुके हैं। ठीक है ना, तो मतलब सरकार गिर चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। अभी मैंने कल वाले वीडियो में ये पूरा की पूरा सिनेरियो जो है बहुत डिटेल से कवर किया है। देखो यार, कल वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहला आर्टिकल ये कवर किया था, अप्रॉक्स 20 मिनट्स लगे थे। 20 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस समझाया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फिर उसके बाद गवर्नर कौन होता है, फ्लोर टेस्ट यहाँ पे क्या होता है, फ्लोर टेस्ट की पावर्स किस किस के पास हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बताई हैं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप तो इन चीज़ों को बहुत आराम से अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि वापस से मैं कवर करूँगा तो अभी फिर से ये 20 मिनट्स लगने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से बाकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोग कल वाला वीडियो देख लेना, इतना आप लोग कर सकते हो यार। करना क्या है, सिर्फ कल का वीडियो है, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। यूट्यूब पर डायरेक्टली आप लोग अगर टाइप कर दो 29 ऑफ जून द हिंदू बाय दीपक यादव, आपको वीडियो मिल जाएगा। या फिर चैनल पर जाना, कल वाला वीडियो ओपन कर लेना। स्टार्टिंग के आर्टिकल में ही मैंने आपको ये सारा का सारा महाराष्ट्र का सिनेरियो बहुत डिटेल से और बहुत आसान शब्दों में समझा दिया है। आगे आते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल पर। तो जैसे मैंने बोला छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज़्यादा कोई डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक आर्टिकल ये है, अब इस आर्टिकल में चर्चा की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है पिछले 2 दिनों में, तो उस बैठक के दौरान यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि कुछ सामान है जिसके ऊपर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया गया है और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर जीएसटी को कम कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जिन जिन चीज़ों के ऊपर बढ़ाया गया है वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इनके नाम ज़रूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीलिम्स में ऐसा एक क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपको ये पिंक कलर के बॉक्स में दिख रही हैं।
ये सारे वो सामान हैं जिनके ऊपर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद नीचे आपको वाइट कलर में 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर जीएसटी को कम किया गया है। अब किस किस पर बढ़ाया गया, तो जैसे कि हमारे नाइफ्स यानी चाकू, स्पून यानी चम्मच, फोर्क, लेडल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। इस पे 12% के आसपास का जीएसटी हुआ करता था, इसको इंक्रीज़ करके 18% कर दिया गया। एलईडी लैंप्स के ऊपर भी बिल्कुल सेम किया गया है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे वाटर पंप होते हैं, डीप ट्यूबवेल टरबाइन होते हैं, समरसेबल हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर भी जीएसटी पहले 12% का लगा करता था, अब यहाँ पर 18% का कर दिया गया है, यानी कि इन चीज़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद सोलर वाटर हीटर सिस्टम 5% था 12% कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर डेयरी मशीनरी हो गई, प्लस जो हमारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रोड के लिए, रेलवे, मेट्रो, मॉन्यूमेंट, कैनाल, डैम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, इन सब के ऊपर भी 12% जीएसटी हुआ करता था, 18% कर दिया गया है। अब इन सारे के सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो यहाँ पर ये है 3rd नंबर वाली, जो हमारे वाटर पंप्स हैं, डीप ट्यूबवेल टरबाइन पंप्स हैं, समरसेबल पंप हैं, इनके ऊपर जीएसटी बढ़ गया है। कहोगे इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इन पंप्स का इस्तेमाल होता है, इनके दाम बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर पर आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ी परेशानी पड़ने वाली है। इसको लेकर आगे एक आर्टिकल भी है, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये तो वो चीज़ें हो गई जहाँ पे जीएसटी बढ़ाई गई। अब कम किस किस पे की गई है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस हो गए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ओस्टेमी अप्लायंसेस हो गए, तो इनके ऊपर यहाँ पे जीएसटी को कम कर दिया गया है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर इस आर्टिकल में, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि देखो जीएसटी काउंसिल ने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग को टाइप करना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा भाई, और थोड़ा सा वेट करो। अभी भी यहाँ पर मतलब जीएसटी आए बहुत समय हो गया यार, 2017 में आ चुका है, अभी भी यहाँ पर जिसको जीएसटी क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करो। 1 जुलाई को मैं एक वीडियो कवर करने वाला हूँ जीएसटी के ऊपर, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल निचले हिस्से से एकदम एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। आखिरकार जीएसटी है क्या, कैसे इंप्लीमेंट करता है, कौन कौन रेगुलेट करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड है कि जीएसटी के ऊपर एक अलग से यहाँ पर वीडियो कर दी जाए। तो 1 जुलाई आन दो, मैं यहाँ पर वो वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करो, आपको और डिटेल से समझ में आएगा अगर अभी भी नहीं क्लियर है। वैसे तो मैंने वीडियोस में अपने बहुत बार आपको पढ़ाया है जीएसटी क्या है, यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या है, कैसे लागू होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई काफ़ी बार है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये छोटे छोटे आर्टिकल थे, यहाँ पे कुछ भी ऐसी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है याद रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग यहाँ पे एक लाइक के बटन को दबा के सपोर्ट कर सकते हो, 1 सेकंड लगने वाला है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाना और अगेन सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर कनेक्ट कर कर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। चलो, तो पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 3 पर एक छोटा सा आर्टिकल है ये वाला। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम से रिलेट की जा सकती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का स्टेटमेंट है, वो ये है कि वाटर लेवल यमुना के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब 1965 से अगर हम लोग देखें तो अभी तक का सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पहुंच चुका है पानी का यमुना रिवर के अंदर में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, क्योंकि वो जो यमुना नदी है वो हरियाणा से होती हुई आती है। हरियाणा जो है वो प्रॉपर एक तरीके से जो पानी है उसको रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगेन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली हैं, ये डेटा आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब इस डेटा के बेसिस पर करना क्या है, आपको यमुना रिवर के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि रिवर्स को लेकर हर साल हम लोग देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें यमुना नदी की, तो रिवर यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि एक सहायक नदी है गंगा की। यमुना नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यमुना नदी उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और फिर उसके बाद में लास्ट में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, यानी कि जो इलाहाबाद से जाना जाता था, तो प्रयागराज के अंदर गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो ऊपर से ये नदी निकलती हुई आई, उसके बाद यहाँ पे हरियाणा,
दिल्ली और उसके बाद जाकर ये इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, फिर ये यमुना नदी जाकर उत्तर प्रदेश में गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद में रिवर की लेंथ के बारे में चर्चा की गई है और इस यमुना नदी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि सहायक नदियों को लेकर भी क्वेश्चन बनता है। जैसे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तो यहाँ पे यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के अंदर चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों रिवर्स आती हैं, ये भी आप लोग ज़रूर फोकस में रख सकते हो। अब इतना डिटेल से हम लोगों ने इसको क्यों पढ़ा है, क्योंकि खुद यहाँ पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था साल 2010 के अंदर, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। 2010 में प्रीलिम्स में पूछा ये गया, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियाँ पास होती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पर ये दिए गए हैं। ऊपर दिया गया है ब्यास चेनाब ओनली, उसके बाद ब्यास रावी ओनली। ठीक है, ये सारी यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर वैसे आप लोग पॉज करके अगर खुद देना चाहो तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करके ज़रूर दे सकते हो, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आंसर इसका यहाँ पे करेक्ट डी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको अगर पता है यमुना नदी के बारे में और यमुना नदी कहाँ से निकल कर आ रही है, अभी मैंने आपको सारी जगह के नाम बताए हैं, तो आप लोग देख पाओगे हिमाचल प्रदेश से भी गुजरती है वो। तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में यमुना भी मेंशन है, इसी वजह से यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लिया है। मैं आपको दिखा ये रहा था कि यहाँ रिवर्स को लेकर भी ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट एक और छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। मेंशन किया जा रहा है कि इसरो आज 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है इसरो। किससे लॉन्च करेगा? अपने PSLV व्हीकल से, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 से ये सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। ये 3 सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं, तो ये यहाँ पर इसके नाम दिए गए। सबसे पहली है DSEO, फिर उसका सिंगापोरियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, देन न्यूसार सिंगापुर फर्स्ट स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट, ये आप लोग को यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि आज शाम 6 बजे के आसपास लॉन्च करी जाने वाली हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। ठीक है ना, ये एक डेटा दिया गया, बस इतना ध्यान रखना। अब इसको आप लोग अगर रिलेट करो कुछ स्टैटिक पार्ट से, क्योंकि क्वेश्चन जो बन सकता है आपका इसके बैकग्राउंड पोर्शन से, यानी कि इसके स्टैटिक पार्ट से बन सकता है। तो स्टैटिक पार्ट इसका क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा कवर करवाता हूँ, इसरो के बारे में जान लो। इसरो यहाँ पर एक स्पेस एजेंसी है इंडिया की, ये आपको पता ही है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा। इसरो को बनाया गया था 1969 में। विजन ये था कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकें। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखना, इसरो से पहले एक और बॉडी हुआ करती थी हमारे पास, वो थी इंकोस्पार। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसरो ने यहाँ पर इंकोस्पार को रिप्लेस कर दिया था और फिर आकर इसरो बना और इसरो ने यहाँ पर स्पेस सेक्टर के लिए काम किया। मैं आपको बता दूं, इसरो 1969 में आया, इससे पहले इंकोस्पार था। इंकोस्पार को बनाया गया था 1962 में। इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके थ्रू, साथ ही साथ एक साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई जी, इनके थ्रू। ठीक है, आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसरो के अचीवमेंट्स अभी तक के क्या क्या हैं। तो इसरो ने काफ़ी कुछ अचीव किया यार, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ अचीव किया है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो पहली सैटेलाइट है वो है आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा को पहली बार बिल्ड किया गया था इसरो के थ्रू। यहाँ मतलब जो पहली सैटेलाइट है वो यहाँ पर इसरो के थ्रू बिल्ड करी गई है। इसको हमने लॉन्च किया था सोवियत यूनियन की मदद से, क्योंकि उस समय वो सोवियत यूनियन यानी USSR हुआ करता था। ये बात है 1975 की। फिर उसके बाद में 1980 के अंदर क्या होता है, 1975 में हम लोग अपनी पहली सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। पहली सैटेलाइट को बना दिया जाता है इसरो के थ्रू। फिर 1980 में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रोहिणी को लॉन्च किया जाता है। रोहिणी यहाँ पर पहली एक ऐसी सैटेलाइट होती है जिसको यहाँ पे हम लोग SLV व्हीकल से लॉन्च करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग यहाँ पे इसको लॉन्च करते हैं। अभी इन व्हीकल्स के बारे में भी आपको बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन उसके बाद में इसरो के ये तो रहे अचीवमेंट स्टार्टिंग के कि हाँ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी। उसके बाद में यहाँ पर आप ये देख पाओगे फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया ये रोहिणी को भी यहाँ पर लॉन्च किया था। अब उसके बाद एक चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है कि इसरो ने लगातार बहुत सारे व्हीकल्स को डेवलप किया, यानी कि स्पेस में जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करने के लिए अलग अलग व्हीकल्स बनाए गए, जिसमें से सबसे टॉप के व्हीकल जो करंट टाइम पर भी लोगों को अच्छे से पता है वो है PSLV और GSLV,
है ना। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ध्यान रखना। तो ये सारे यहाँ पर इसरो के अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो क्या ही अचीवमेंट रहे होंगे। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर इंडिया में पहली बार जब हम लोगों ने रॉकेट लॉन्च किया था, तो आप देख पाओगे साइकिल पर रख के लेके गए थे इस रॉकेट को, और पेड़ से, कोकोनट के पेड़ से बांध के इसको लॉन्च किया गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। तो इसरो ने पहला रॉकेट अपने साइकिल पर लेकर गए थे। और अब यहाँ पे आप करेंट टाइम पर देखोगे, अभी तो हम लोग दुनिया भर के अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। जो आज भी सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, वो सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है। तो हम अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करते ही करते हैं। दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो भी इसरो से सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाती हैं। ये पिक्चर देख के ना गूज़बम्प आ जाते हैं कि यार कितना ज़्यादा तगड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, या फिर आप कह सकते हो एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। बाकी ये आपको क्लियर हो गया। और जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसरो ने बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स को बनाया, तो उन व्हीकल्स के बारे में जान लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे कि हम लोग अगर अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो अलग अलग व्हीकल से लॉन्च किया जाता है, लेकिन इन व्हीकल्स में सबसे पहला रॉकेट बनाया गया था जिसका नाम है SLV। ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो SLV क्या है? ये है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहला रॉकेट है जिसको इसरो ने खुद यहाँ पे डेवलप किया था। उसके बाद में SLV के बाद में हम लोगों ने ASLV बनाया, यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देन ASLV के बाद में आप देख पाओगे फिर आता है हमारे पास PSLV और GSLV। PSLV एक ऐसा रॉकेट है, सिस्टम है, जो कि करेंट टाइम तक हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आज जो रॉकेट लॉन्च होने वाले हैं, आज जो सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली हैं वो भी यहाँ पर PSLV से ही लॉन्च होने वाली है। जब बात करते हैं PSLV की, तो PSLV यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 1994 में। इसरो का एक मेन रॉकेट है, मैंने आप जैसा बताया करेंट टाइम पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। PSLV के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से इसरो जो है वो विश्वास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस को हम लोगों ने PSLV से कंडक्ट किया है, जैसे चंद्रयान 1 हो गया, उसके बाद में मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया 2013 के अंदर, ये हमने मार्स के ऊपर भेजा था। ये सारे PSLV से यहाँ पर भेजे गए हैं। PSLV के बाद यहाँ पर इसरो ने एक और रॉकेट बनाया जिसका नाम है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV से भी ज़्यादा पावरफुल GSLV है। GSLV अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है, ध्यान रखना। इतना पावरफुल है कि 10,000 किलोग्राम तक की, ध्यान सुनना, 10,000 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। ये पावरफुलनेस यहाँ पे GSLV के अंदर देखने को मिलती है, और GSLV का Mark 3 वर्जन और भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। फिर GSLV के बाद में हम लोगों ने एक और सैटेलाइट को बनाया जिसका नाम है SSLV। तो पहले क्या आया? SLV, देन उसके बाद ASLV, देन उसके बाद PSLV, देन उसके बाद GSLV। अब फाइनली आप देख पा रहे होंगे यह है SSLV। SSLV क्या है? तो यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी क्या है ना, हम लोग जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो PSLV GSLV से लॉन्च कर रहे हैं। अब मान लो कोई बहुत छोटी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, 5,000 किलोग्राम के आसपास की सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास व्हीकल होना चाहिए। तो छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। मान लो कोई छोटा सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसको क्या GSLV से लॉन्च करोगे? इसकी कैपेसिटी यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी है 10,000 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को ये लेकर जा सकता है। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए हम लोगों ने छोटा लॉन्च व्हीकल को बनाया है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, इसको लेकर पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बन जाए आपकी बार। ये जो है ये बात करता है रीयूजेबल रॉकेट या फ्यूचर रॉकेट। तो आप कहोगे रीयूजेबल मतलब इसको हम वापस यूज़ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही है। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि मतलब अभी तक जो PSLV GSLV SLV ASLV सारे पढ़े हैं, इनको हम लोग वापस से यूज़ नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उन सबको वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता। वो एक बार गए अंतरिक्ष के अंदर, उन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया और वहीं पर वो कूड़ा बन गए, यानी कि हमारा स्पेस डेब्री बन गया, और यानी स्पेस का, अंतरिक्ष का वो कचरा बन गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये, कि जितने भी वो रॉकेट्स हैं वो रीयूजेबल नहीं है, अंतरिक्ष में जाके वो कचरा बन जाते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद। अब यहाँ पे इसरो ने फोकस किया है रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर। ये जो रीयूजेबल रॉकेट है ये क्या होगा? ये अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, उसके बाद वापस से नीचे आ जाएगा। इसके अंदर कुछ वापस से रिपेयरमेंट डेवलपमेंट किया जाएगा और इसको वापस से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसरो ने अपना खुद का रीयूजेबल रॉकेट डेवलप भी कर लिया है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है RLV-TD, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल
टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था साल 2016 के अंदर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है ये वाला, हालांकि ये इकोनॉमी सेक्शन पर है, मैं इसको पहले कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना रहो कि थंबनेल वाला आर्टिकल कहाँ पर है उसको ढूंढते रहो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चर्चा की जा रही है इंडिया के पास में आने वाले 2 से 4 साल के अंदर लगभग 122 के आसपास यूनिकॉर्न्स होने वाले हैं। ये थंबनेल वाला आर्टिकल है जो कि हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसा किसने बोला? तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के थ्रू। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही बात की जा रही है कि आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर भारत के पास में लगभग 122 नए यूनिकॉर्न्स हम लोग देख सकते हैं। करेंट टाइम पर कितने यूनिकॉर्न्स हैं? तो आपको पता होगा करेंट टाइम पर 101 यूनिकॉर्न है। तो आपको कहोगे वेट, अभी तक हम लोगों ने तो पढ़ा था 100 यूनिकॉर्न्स हैं। बिल्कुल सही है। तो अभी इसी चक्कर में यूनिकॉर्न जो चर्चा है ये काफ़ी ज़्यादा हुई थी पिछले कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो फिज़िक्स वाला प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पर एक यूनिकॉर्न बन चुका है। इस वजह से यहाँ पर 101 यूनिकॉर्न्स करेंट टाइम पर देखने को मिलेंगे और इसी वजह से थंबनेल के अंदर आपको अलग पांडे सर का फ़ोटो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिज़िक्स वाला के फाउंडर अलग पांडे सर, जिनको सभी लोगों को पता है, इनको इंट्रोडक्शन की वैसे भी ज़रूरत नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट यार दिल में। वैसे सभी लोगों के अंदर होगी ज़रूर। यहाँ पे अभी हम लोग बात करें तो भारत के अंदर मैंने आपको बता दिया 2 से 4 सालों के अंदर 122 नए यूनिकॉर्न्स होंगे। यूनिकॉर्न्स होते क्या हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे 2 प्रकार के आपको घोड़े दिख रहे हैं। एक घोड़ा यहाँ पर यह है, एक आपको ये दिख रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इस वाले घोड़े के सर पर सींग है और इस वाले घोड़े के पास पर हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो पर वाला घोड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं पेगासस। ध्यान रखना, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिकॉर्न की, जिसके सर पे सींग होता है पर नहीं होते, वो यहाँ पर यूनिकॉर्न कहलाता है। अब देखो यार ये मतलब यूनिकॉर्न एक चर्चा ही है बस, खाली ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है ये। अब यहाँ पे मेंशन किया जाता है, मतलब ये होता नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि यूनिकॉर्न अपने आप में एक रेयर टर्म यहाँ पे मानी जाती है। तो यूनिकॉर्न का मतलब यहाँ पे है कि मान लो एक स्टार्टअप, ठीक है, एक स्टार्टअप है और उस स्टार्टअप की जो वैल्यू है उस वैल्यू के बेसिस पर यहाँ पे उसको ये टैग दिया जाता है, उसको यहाँ पे ये नाम दिया जाता है यूनिकॉर्न। अब देखो यूनिकॉर्न के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग टर्म्स होती हैं, आपने सिर्फ यूनिकॉर्न ही सुना होगा। अभी मैं आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताता हूँ। यूनिकॉर्न के अलावा मिनीकॉर्न, सूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न भी होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊँ तो एक एक करके चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपको बोलूँ मिनीकॉर्न क्या है, देखो मिनीकॉर्न यहाँ पे वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू $1 मिलियन या $1 मिलियन से ऊपर होती है। ध्यान रखना, मिलियन बोल रहा हूँ, बिलियन नहीं बोल रहा, मिलियन। वो होते हैं हमारे मिनीकॉर्न, यानी कि सबसे छोटे स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आता है सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न का मतलब है सून टू बी अ यूनिकॉर्न, मतलब कि सूनिकॉर्न मतलब ऐसे स्टार्टअप जहाँ पे कुछ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तक का एक तरीके से उसकी वैल्यूएशन है और वो आने वाले टाइम पर यूनिकॉर्न बनने वाला है। तो पहला आता है मिनीकॉर्न, फिर आता है सूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न मतलब वो जल्द ही यूनिकॉर्न बन जाएगा। फिर आता है यहाँ पर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की जब हम लोग बात करते हैं तो यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर का होता है। ध्यान रखना, $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ के आसपास की चर्चा की जा रही है। ध्यान रखना, $1 बिलियन की बात की जा रही है, वो हमारा होता है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न की डेफिनेशन अगर हम लोग सिंपल सा बोले क्या लिख सकते हैं तो सर, तो यूनिकॉर्न इज़ अ टर्म used in the venture capital industry to describe a privately held startup company with a value of over $1 बिलियन के आसपास। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो। तो $1 बिलियन वैल्यू यूनिकॉर्न की होती है। फिर उसके बाद में यूनिकॉर्न के बाद आता है डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न यहाँ पर एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज़्यादा होती हो। यूनिकॉर्न $1 बिलियन की बात करता है, डेकाकॉर्न $10 बिलियन से भी ज़्यादा वैल्यूएशन की बात करता है। फिर उसके बाद आता है एक हेक्टाकॉर्न। अब आप कहोगे हेक्टाकॉर्न क्या है, तो हेक्टाकॉर्न यहाँ पर होती है टेक कंपनी, एक टेक कंपनी जिसकी वैल्यू यहाँ पर $100 बिलियन से भी ज़्यादा की आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे चर्चा की जा रही है $100 बिलियन की। गूगल जैसे हो गए वो सब हमारे यहाँ पर एक तरीके से हेक्टाकॉर्न कहलाते हैं, ठीक है ना।
आई होप आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को समझ गए हो कि एग्जैक्टली ये क्या क्या अलग अलग प्रकार के ये स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं। वो इनके नाम ही यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो नाम और इसकी वैल्यूएशन, ये चीज़ें यहाँ पर इनको डिफ़ाइन करती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता, जैसे हेक्टाकॉन में बात करें तो हेक्टाकॉन में आपको एप्पल देखने को मिल जाएगा, गूगल देखने को मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिल जाएगा, ओरेकल, ये सब यहाँ पर हेक्टाकॉन है। उसके बाद डेकाकॉन की बात करें तो डेकाकॉन में भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। फ्लिपकार्ट है डेकाकॉन के अंदर, फ्लिपकार्ट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। उसका ड्रॉप बॉक्स को जानते होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर MI यानी जो शाओमी है, ऊबर है, ये सारे यहाँ पर डेकाकॉन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद अगले पेज पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिस्कस करने के लिए। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बात करता है एक स्टडी के बारे में। तो लेंसेट की स्टडी पब्लिश हुई है और उस स्टडी के अंदर बताया गया कि करंट टाइम पर काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है एक्सीडेंट की वजह से। और वो जो एक्सीडेंट है वो कैसे हो रहा है, जब लोग यहाँ पर बहुत तेज़ी से यानी बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं उसकी वजह से। तो ये यहाँ पर लेंसेट की स्टडी ने पब्लिश किया है। इनफैक्ट यहाँ पर ये स्टडी ये बोलती है कि अगर हम लोग इस स्पीड के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो लगभग यहाँ पे 20,554 लाइव्स को, इतनी जानों को बचाया जा सकता है हर साल, अगर हम लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्हीकल की स्पीड के ऊपर थोड़ा सा रेगुलेशन कर लें या व्हीकल की स्पीड को थोड़ा सा चेक किया जाए। ऐसा यहाँ पर स्टडी बोलती है। क्योंकि रोड एक्सीडेंट की वजह से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें देखने को मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अभी मैं आपको इस आर्टिकल से संबंधित कुछ फैक्चुअल डेटा देता हूं जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोग स्क्रीन पर बस खाली नीचे देखते हुए चलना। अच्छा, ये सारा डेटा जो कि अभी आप लोग लगातार देख पा रहे हो, ये सब कहाँ पे आपको मिलेगा? PDF के अंदर मिल जाएगा। PDF जब आप लोग ओपन करोगे तो आप लोग साथ ही साथ एक एडोब एक्रोबैट नाम का ऐप है, इसको आप लोग ओपन कर सकते हो। इस ऐप में ना इस PDF को ओपन करना तो आपको ये सारे जो साइंस है वो दिखेंगे और इसके थ्रू आप लोगों के पास में ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करें सबसे पहली बात रोड एक्सीडेंट्स के मामले में। तो देखो, रोड एक्सीडेंट या रोड सेफ्टी की चर्चा की जाती है तो रोड सेफ्टी अपने आप में देखो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हर साल लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, जिसमें से, और ये तो लोगों की जान के बारे में बता रहा हूँ कि इतने लोगों की जान जाती है, और लगभग 5 लाख के आसपास लोग इंजर्ड होते हैं। तो ये डेटा यहाँ पर बताता है। तो इंडिया के अंदर हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी के ऊपर काम किया जाए और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो ये डेथ हो रही है उसको यहाँ पे कम से कम किया जाए। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर रोड सेफ्टी को लेकर यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, और उससे भी पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। डेटा यहाँ पर यह है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। वो ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ डेथ है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। साल 2011 के अंदर ये 1,42,485 थी, जो कि साल 2019 में ये 1,51,113 पहुँच चुका है। तो मतलब कि यहाँ पे आप देख पाओगे जो रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हैं वो कम होने की बजाय लगातार इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ने अभी साल 2020 का डेटा तो पब्लिश ही नहीं किया, ये 2019 तक का ही डेटा है। जब आगे का डेटा देखेंगे तो ये हमें लगता है कि डेटा और बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात और है, क्योंकि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि साल 2020 में जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। उसके पीछे का कारण आपको पता ही है, कारण है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में यहाँ पे कोई बाहर निकला ही नहीं। इसकी वजह से हम लोग देख पाएंगे जो NCRB का डेटा बोलता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का नहीं बता रहा हूँ मैं, NCRB भी यहाँ पर एक डेटा पब्लिश करता है। NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। यह भी यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स को लेकर डेटा देता है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2020 में जो रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है वो लगभग 1,33,000 के आसपास हुई है, यानी कि एक गिरावट देखने को मिली है डेफिनेटली। लेकिन NCRB सीधा सीधा ये भी बोलता है कि भाई साल 2020 की जब हम चर्चा करते हैं तो पता है एक्सीडेंट्स क्यों कम हुए, उसके पीछे का रीज़न है कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग बाहर निकले नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब आप ओवरऑल अगर एक कॉन्टेक्स्ट देखो तो हमें ज़रूरत है रोड सेफ्टी की, हमें ज़रूरत है हम लोग इन एक्सीडेंट्स को रोक सकें, और उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को उठाया भी है। जैसे
एक इनिशिएटिव आप देख पाओगे, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, इसने इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेशन किया है। जैसे स्वीडन के अंदर साल 2020 में पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने फोकस किया था कि आने वाले टाइम पर इंडिया जो है साल 2030 तक रोड एक्सीडेंट्स की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देगा, साथ ही साथ ज़ीरो रोड फैटलिटीज़ की तरफ बढ़ेगा, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स में किसी की भी जान नहीं जाया करेगी। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था भारत ने। फिर इंडिया ने यहाँ पर ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन को साइन किया था। एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन किस चीज़ से संबंधित है, तो ध्यान रखना रोड सेफ्टी से संबंधित है। तो इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया था ताकि क्या कर सके हम लोग, जो फैटलिटीज़ यानी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से लोगों की जान जा रही है इसको कम किया जा सके। उसके बाद में हमारे पास मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। 2019 में इसके अंदर चेंजेस करे गए, जहाँ पे बोला गया कि भाई कोई भी अगर ट्रैफिक का वॉयलेशन करेगा, यानी ट्रैफिक लगा हुआ है फिर भी बहुत तेज़ी से निकल रहा है कोई, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है ना, ये बोला गया। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया गया। ये सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए सरकार के थ्रू। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यह है कि भारत सरकार ने एक और स्टेप ये उठाया कि गुड सैमरिटन्स को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई है। इसको लेकर यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। गुड सैमरिटन्स को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई है। गुड सैमरिटन कौन होता है? देखो अब क्या होता है इसका थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, अभी तक क्या होता था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कोई उसके पास जाता नहीं था, ठीक है, कोई उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता था। पता है क्यों? क्योंकि केसेस ऐसे हो सकते थे कि अगर वो व्यक्ति उस एक्सीडेंट जिसका हुआ है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो जो लेकर गया है उसी से काफ़ी सारी पूछताछ करने लगती है पुलिस। तो इस चक्कर में यहाँ पर फिर कोई यहाँ पे किसी की मदद करना चाह ही नहीं रहा था। तो इसी चक्कर में यहाँ पर क्या होता है, एक इनिशिएटिव ये उठाया जाता है कि जो भी गुड सैमरिटन है, यानी कि जो भी किसी की जान बचाएगा, किसी का एक्सीडेंट होता है तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको बचा लेता है तो उससे कोई भी यहाँ पर पूछताछ नहीं की जाएगी, कोई भी पुलिस के अंदर उससे यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। बस खाली यहाँ पर करना क्या है, वो यहाँ पर उसकी जान बचा ले, ठीक है ना। तो यानी कि जो गुड सैमरिटन्स हैं, जो भी यहाँ पे जान बचा रहे हैं, उनको एक प्रोटेक्शन देने के बारे में भी एक स्टेप उठाया गया, एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के थ्रू। फिर उसके बाद में हमारी रोड सेफ्टी के अंदर दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, ये तो हमने देख लिया कि हाँ रोड सेफ्टी को लेकर क्या क्या कर रहे हैं, रोड सेफ्टी क्या होती है। अब ये बताओ क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। पता सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ मैन पावर, यानी लोगों की काफ़ी बड़ी कमी है। ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो लोग हैं उनकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रॉपर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जो एरिया ख़राब है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उस एरिया को डेवलप कर लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ लोगों की ड्राइविंग स्किल्स भी इम्प्रूव इतनी है नहीं। एक पता है दिक्कत ये है कि इंडिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। कुछ भी रिटन टेस्ट नहीं होता, कोई भी प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होता, आप आराम से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस ले पा रहा है, तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट्स का, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो। जो भी डेटा मैंने आपको दिखाया, इस डेटा का यूज़ आप लोग अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत आराम से कर सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल ये है, यहाँ पे बोला जा रहा है 63,000 के आसपास जो फार्म कोऑपरेटिव्स हैं उनको डिजिटाइज़ किया जाएगा, यानी कि उनको भी पूरी तरह से डिजिटल वे में लेकर आ जाएंगे। ऐसा किसने बोला है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कल के दिन वेडनेसडे में इस प्रोपोज़ल को अप्रूव कर दिया है कि ठीक है चलो हम लोग 63,000 के आसपास जो हमारे कोऑपरेटिव है, फार्म कोऑपरेटिव की बात की जाती है तो स्पेसिफिकली यहाँ पर चर्चा की जा रही है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ लगभग 63,000 के आसपास जो ये बॉडीज़ हैं इनको हम लोग डिजिटलाइज वे में करने वाले हैं, यानी कि सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड कर दी जाएगी, कंप्यूटर पे ही सारा काम किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पर इससे एक तरीके से एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया। बाकी आपको समझना होगा ये कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में चर्चा करता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स ये होते क्या हैं, उससे पहले मैं आपको डायरेक्टली ये बता दूं किसके अंदर बदलाव किया जा रहा है, पैक्स के अंदर, PACS। ये क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसी को यहाँ पे कंप्यूटराइज किया जा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिजिटलाइज की जा रही हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती क्या है?
तो बेसिकली यहाँ पर एक फाइनल लिंक होता है। मान लो एक बोरोवर है, गांव के अंदर एक व्यक्ति रह रहा है जिसको यहाँ पर कुछ बोरो करना है, पैसा उठाना है, तो यहाँ पे वो बोरो कर सकता है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी उस बोरोवर और हमारे कोऑपरेटिव बैंक के बीच का एक हिस्सा है जो कि उसको जोड़ के रखता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ये बेसिकली रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर में, ध्यान रखना, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं हमारे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर ही रजिस्टर्ड देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में जब आप लोग यहाँ पर देखते हो तो ये जो बैंक्स हैं यानी कि जो PACS है ये ज़्यादातर जो सर्विस है अपने मेंबर्स को ही देता है। मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इनका मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए यहाँ पर ये ज़्यादातर काम करते हैं। ये जो क्रेडिट सोसाइटी ग्रुप है ये बनता कैसे है? ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है इसको बनाया जा सकता है 10 लोग के थ्रू भी, और 10 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं किसी गाँव के, वो इकट्ठा करके यहाँ पर इसको बना सकते हैं। होता क्या, एक मेंबरशिप फ़ी लगती है। अब मेंबरशिप फ़ी के थ्रू यहाँ पर इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी को बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ऐड होंगे, और ये मतलब जो भी इस पूरे के पूरे क्रेडिट सोसाइटी के पास में फंड्स आएंगे, डिपॉजिट होंगे, बोरोइंग्स होंगी, जो भी पैसा होगा वो सब यहाँ पर मेंबर्स ही एक तरीके से इंक्लूड करेंगे। जो मेंबर्स हैं जो भी ऐड हो रहे हैं वो यहाँ पर एक फ़ी देंगे और उस फ़ी के बेसिस पर यहाँ पर इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ एक डिटेलिंग देता हूँ कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बीच का डिफरेंस के बारे में। तो देखो, कमर्शियल बैंक्स आपको पता है जो हमारे HDFC, PNB, ये सारे बैंक्स यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। और सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में। कोऑपरेटिव बैंक्स का रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904 के तहत। इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी भैया लोग पैसे जमा कर रहे हैं उनको डिपॉजिट करना, ठीक है, और लोन वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या काम होता है, ये लोग यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं अपने ही मेंबर्स हैं, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं वो साथ में मिलकर उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट लेते हैं अपने ही मेंबर से, जो भी यहाँ पर उससे मेंबर्स जुड़े हुए होते हैं, और लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को, किसान भाइयों को लोन दिया जाता है इस पैसों से। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक्स के पास में फ़ंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास में कुछ लिमिटेड ही फंड देखने को मिलता है। कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे जो ऑपरेशन करता है, मतलब ऑपरेट करता है एक बड़े एरिया में, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में आप लोग ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, ये छोटा सा डेटा हो गया। आगे आते हैं उसके बाद, तो यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर ही आपको ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ देखने को मिल रहा है। इसी को यहाँ पर डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, इसी को कंप्यूटराइज़ किया जाएगा, यानी कंप्यूटर से सारे काम किए जाएंगे। अभी पेपर वर्क होता है तो अब डिजिटल कर दिया जाएगा। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, हम लोग पिछले कुछ दिनों से अमरनाथ यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे, स्टार्ट होने वाली है। तो फाइनली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लोग हैं जो यहाँ पे भक्त घूमने गए हैं उनका जो पहला बैच है, लगभग 5000 लोगों के आसपास का जो पहला बैच है वो फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, वो यहाँ पे जम्मू से निकल चुका है। अब ये क्यों चर्चा में इतना ज़्यादा, अमरनाथ यात्रा हर साल होती होगी, बिल्कुल हो रही थी 2019 तक, लेकिन यहाँ पे 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी के अंदर बदल जाते हैं, तब से यहाँ पे अमरनाथ यात्रा नहीं की जा रही थी। नाउ फाइनली अब यहाँ पे स्टार्ट हुई है साल 2022 के अंदर में, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। अब की बार यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि एक रिकॉर्ड टूटने वाला है। लगभग 80,000 से ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो जो ट्रूप्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे रूट के अंदर। बोला ये भी जा रहा है कि बहुत सारे लोग अब की बार विज़िट करने वाले हैं। इससे पहले 2019 में एक रिकॉर्ड टूटा था, 2016 में रिकॉर्ड टूटा था, जब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अमरनाथ यात्रा की थी। अब की बार भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड टूटने वाला है, अब की बार भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अमरनाथ यात्रा को करने वाले हैं, तो उसी को लेकर चर्चा की गई है। बाकी अमरनाथ यात्रा के बारे में, खासकर अमरनाथ के बारे में जान सकते हो, 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो। तो अमरनाथ जो गुफा है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली आपको मतलब जो ऊंचाई है ये लगभग 3888 मीटर्स की ऊंचाई पर है।
जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये अमरनाथ की गुफा देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको ये बर्फ़ के शिवलिंग देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेलेग्माइट बोलते हैं। स्टेलेग्माइट का मतलब ये बेसिकली आपके ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप लोगों ने यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में देखा होगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से शिवलिंग देखने को मिलता है। ये है गुफा और ये शिवलिंग यहाँ पर बनता है। अब शिवलिंग बनता कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेलेग्माइट होता है। स्टेलेग्माइट के अंदर क्या होता है? गुफा के अंदर ऊपर से यहाँ पे पानी गिरता है और ये पानी नीचे फ्रीज़ होता हुआ चला जाता है, जमता हुआ चले जाता है और जमते जमते यहाँ पर ये शिवलिंग बनाता है, ठीक है ना। तो स्टेलेग्माइट जो कि नीचे से आपको ये देखने को मिलता है, स्टेलेक्टाइट जो आपको ऊपर से देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों ही टर्म हैं, इम्पॉर्टेंट है और चर्चा में रहती हैं, खासकर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान में ज़रूर रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल ये दिया गया कि जो G20 समिट है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है दिल्ली के अंदर होगी, है ना। तो G20 समिट यहाँ पे मेंशन की जा रही है, क्योंकि देखो काफ़ी चर्चा थी कि भाई G20 समिट के कुछ मीटिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में होंगे, कुछ मीटिंग्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर होंगे, ठीक है, वो आने वाले टाइम की बात है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान इसका प्रोटेस्ट करता है। पाकिस्तान बोलता है नहीं, यहाँ पर G20 मीटिंग इंडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इसका ओपोज करता है। बट यहाँ पे फाइनली आप कह सकते हो जो कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, पूरी G20 समिट नहीं, इसके अंदर अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। तो कुछ मीटिंग्स यहाँ पर इंडिया के अंदर होने वाली हैं और खासकर दिल्ली के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की, तो एडिटोरियल्स ज़्यादा खास नहीं हैं, ठीक है। आप लोग खुद देखोगे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में चर्चा करता है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है, स्टार्टिंग के 20 मिनट्स कवर कर लिए हैं, तो इसको पढ़ने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। इंडिया को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसको लेकर चर्चा की गई है, थोड़ा इसको देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक एडिटोरियल यानी डेटा पॉइंट के फॉर्म में है, इसको भी डिस्कस करेंगे। गिग वर्कर्स के बारे में चर्चा करता है। देन उसके बाद में लास्ट हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इंपॉर्टेंट सा है। आज फिलहाल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक ही पेज आया है, इसके अलावा यहाँ पर दूसरा पेज नहीं आया है। अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे ये जो आर्टिकल है ये बात करता है एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में। चलो यहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। तो 30 जून यानी आज का डेली का मेंस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को ही मिलेगा। यहाँ पे चर्चा की जा रही है फॉरेस्ट फायर के बारे में, यानी जंगल के अंदर जो आग लगती है। तो आज के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, आपसे डिस्कस करना है फॉरेस्ट फायर्स के बारे में और एनालाइज ये करना है कि जो क्लाइमेट चेंज है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, पोल्यूशन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का रोल कितना ज़्यादा है इन फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स के अंदर। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार बहुत सारे जंगलों के अंदर आग लग रही हैं, हमने रिसेंटली कवर भी किया था, है ना। और ये आपको बताना है इंसिडेंट्स न केवल इंडिया की बात हो रही है, पूरे दुनिया भर की बात हो रही है। तो पूरे दुनिया भर में हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा था जंगल के अंदर आग लग गई थी, ब्राज़ील में देखा है, बहुत सारे एरियाज़ में हमने देखा है जंगलों के अंदर लगातार आग लग रही है। तो इस चीज़ को देख के बताना ही है कि फॉरेस्ट फायर क्या है, साथ साथ एनालाइज करना है कि ये जो जंगलों के अंदर आग लग रही है और ये इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए आपको एक क्रिटिकली एनालिसिस देना है और अच्छे से आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग टाइप करना, आपको वाला ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप लोग अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, 17-18 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। डेली बेसिस पर आप भी अपना आंसर्स दोगे, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करोगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब फिलहाल यहाँ पे ये वाला आर्टिकल आता है। ये आर्टिकल चर्चा करता है किसके बारे में, नेटो के बारे में। हालांकि ये आर्टिकल आज से 2 महीने पहले चर्चा में था, आज फिर से आया है और काफ़ी डिटेल से कवर किया गया है। देखो चर्चा की जा रही है कि स्वीडन और फिनलैंड ये ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे नेटो ज्वाइन करेंगे, हमें नेटो ज्वाइन करना है। अब इनको नेटो ज्वाइन नहीं करने दिया गया था उस समय पर। नाउ फाइनली यहाँ पर ये नेटो ज्वाइन कर रहे हैं। खबर क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूज़ में आर्टिकल क्यों आया। क्योंकि अभी 28 जून की बात है, ठीक है, 28 जून यानी अभी 2 दिन पहले की बात है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो स्टोल्टेनबर्ग हैं,
इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट ये है कि बिल्कुल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है टर्की, फिनलैंड, स्वीडन के अंदर में एक ट्रायलेटरल मीटिंग हो चुकी है। नाउ फाइनली यहाँ पर जो फिनलैंड और स्वीडन है ये नाटो को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप कहोगे ऐसा कैसे, मतलब अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि अभी आर्टिकल समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका बैकग्राउंड कवर नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज़, नाटो क्या है आपको पता है। नाटो यहाँ पर 30 देशों का ग्रुप है जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाटो धीरे धीरे बना। नाटो को लीड कौन कर रहा है? अमेरिका लीड कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ है, अब की बार रशिया ने लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, क्या कारण है? कारण यही तो था कि यूक्रेन यहाँ पर चाह रहा था कि मैं नाटो का मेंबर बन जाऊँ। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन अपने आप में ही बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर को शेयर करते हैं। जैसे ये रशिया है तो इधर ये यूक्रेन है, बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर को शेयर करते हैं। और नाटो का मेंबर अगर यूक्रेन बन जाता है तो मतलब अमेरिका यूक्रेन के बॉर्डर तक आकर बैठ जाएगा। यानी आप कह सकते हो यूक्रेन जो है नाटो का जब मेंबर बनेगा तो अमेरिका जो है इस बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा, रशिया के बिल्कुल बगल में। रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका यहाँ तक आए, और इसी वजह से रशिया लगातार यूक्रेन से मना करता हुआ आया था कि नाटो को मत ज्वाइन करना, मत ज्वाइन करना, लेकिन ये बार बार बोलता रहा नाटो को ज्वाइन करूँगा करूँगा। इस वजह से यहाँ पर ये वॉर चला। अब एक चीज़ और समझो कि सर इसमें दिक्कत क्या है, रशिया को क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूँ। नाटो के अंदर जो ये 30 देश है ना, सबसे पहली बात जो अमेरिका जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है करेंट टाइम पर रशिया का, आप ये देखोगे। इसके साथ साथ नाटो का जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 पता है क्या बोलता है? आर्टिकल 5 ये बोलता है कि इन 30 देश के ऊपर अगर कोई भी देश, मतलब इन 30 देश में से किसी भी एक के ऊपर भी कोई अटैक कर देता है तो ये 30 के 30 साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता है और इस वाले बॉर्डर वाले हिस्से पर अमेरिका बैठता है, या इस बॉर्डर पर कोई भी छेड़छाड़ होती है, इधर से कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो कि चला दिया गया, गोली चला दी गई, या फिर इधर से यहाँ पर कुछ अटैक कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इधर से अगर कुछ यहाँ पे बॉर्डर पर परेशानी क्रिएट की जाएगी तो रशिया उसका रिटेलिएशन में जवाब तो देगा। तो जवाब देगा तो मतलब ये 30 के 30 कंट्रीज एक्टिवेट हो जाएंगे, सब मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करने लगेंगे। तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने। इतनी बात आप लोगों ने यहाँ पे समझ ली होगी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आपको मेंबर्स नाटो के देखने को मिल जाते हैं। ये मैंने आपको रशिया और यूक्रेन की कहानी बताई। तो आप कहोगे सर आपने क्या बता दिया यार, हम तो बात कर रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड के और टर्की के बारे में, आपने रशिया, यूक्रेन ये सारी चीज़ें बता दी। हाँ, आप समझो यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड के बारे में। स्वीडन, फिनलैंड ये दोनों देश, फिनलैंड यहाँ पर एक ऐसा देश है जो कि अगेन रशिया के साथ में एक लंबा चौड़ा बॉर्डर को शेयर करता है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों कंट्रीज़ ने देखा कि इतना बवाल हो रहा है कि यूक्रेन ने मतलब बहुत कुछ झेला है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इतना विकट अटैक किया है, तो इन दोनों ने सोचा यार कि हम भी नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं। नाटो को ज्वाइन कर लेंगे तो सेफ़ हो जाएंगे, रशिया का कोई भी यहाँ पे हमारे ऊपर परेशानी नहीं क्रिएट होगी। तो इन दोनों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया नाटो को ज्वाइन करने के लिए। अब इन दोनों ने नाटो को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया ही था कि बीच में टर्की कूद पड़ा। टर्की ने यहाँ पर इस पूरी मेंबरशिप को रोक दिया। टर्की ने बोला नहीं, हम आपको यहाँ पर नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। तो आप कहोगे बीच में टर्की क्यों आया, और टर्की अगर रोकेगा तो ये कैसे रुक जाएंगे, तो इनकी मर्जी है ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। तो अब इस चीज़ को समझो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, नाटो के अंदर टोटल 30 देश हैं, 30 देश आपको देखने को मिलते हैं। वो सारे देश की लिस्ट आपको ये देखने को मिल जाती है। तो इन 30 कंट्रीज़ में से जो टर्की है वो भी यहाँ पर नाटो का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे तो भी क्या हो गया, टर्की के मना करने से भी यहाँ पर क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो गई। तो अब इस बात को समझो, नाटो के अंदर अगर कोई भी नई कंट्री ऐड होती है, जैसे करेंट टाइम पर 30 देश हैं, अब मान लो यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड ये 2 देश हैं जो कि चाहते हैं हमें नाटो का मेंबर बनना है। अगर ये नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं तो इनको एक अप्रूवल लेना होगा। किससे लेना होगा? इन 30 के 30 देशों से। तो जब तक ये 30 के 30 देश अप्रूव नहीं कर देंगे कि हाँ ये दोनों नाटो का मेंबर बन सकते हैं, तब तक ये नहीं बन पाएंगे। तो टर्की भी नाटो का मेंबर है,
टर्की ने यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड को मना कर दिया था कि हम आपको नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। तब से ये मामला पिछले 1.5 महीने से अटका पड़ा था। नाउ फाइनली अब क्या हुआ है, तो अब यहाँ पे जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान साहब, ये अग्री कर चुके हैं फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं। तो खबर ये है कि अब यहाँ पे टर्की मान चुका है और फिनलैंड स्वीडन यहाँ पर नाटो को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यह है कि टर्की ने बेफालतू में ऐसा कर दिया, सारे देश तैयार थे तो टर्की क्यों नहीं तैयार था? तो इसके पीछे का कारण भी सुन लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। टर्की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है। टर्की के नीचे आपको सीरिया देखने को मिलेगा और सीरिया से नीचे चलोगे तो आपको इराक देखने को मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ कि टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की जो सदस्यता है नाटो के अंदर उसको रोक दी थी? यानी स्वीडन फिनलैंड को नाटो का मेंबर बनने से क्यों रोका? क्योंकि टर्की के साथ में एक विवाद बना हुआ था स्वीडन और फिनलैंड का। वो विवाद क्या था, चलो इसको समझने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया, इधर टर्की है, नीचे सीरिया है और इसके नीचे आपको इराक देखने को मिल जाएगा। तो सीरिया और इराक वाले हिस्से में आपको आईएसएस पनपता हुआ नज़र आएगा, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इराक एंड सीरिया कह सकते हो, आईएस आपको यहाँ पर ये पनपता नज़र आएगा। तो हुआ क्या, इन इस्लामिक स्टेट का एक गोल था, मतलब आतंकवाद वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको सीरिया इराक में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर सीरिया और इराक को तोड़कर एक अलग से देश बनाना चाहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, सीरिया के अंदर कौन सी कम्युनिटी रहती है? सीरिया के अंदर कुर्द कम्युनिटी रहती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि सीरिया इराक को जो वहाँ के आतंकवादी हैं वो अलग से यहाँ पर एक तरीके से मतलब पूरा का पूरा एक कंट्री बनाना चाहते हैं, एक अलग से यहाँ पर देश बनाना चाहते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर लड़ाई चलती रहती हैं। तो टर्की इसमें अपना ही फ़ायदा देखता है। टर्की फ़ायदा क्या देखता है? टर्की ये सोचता है यार सीरिया का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। विवाद चल ही रहा है, इस विवाद में कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। सभी कंट्रीज़ का ये कहीं ना कहीं ये गोल देखने को मिलता है, चाइना का स्पेशली, है ना। तो क्या हुआ, टर्की ने यहाँ पर एक तरीके से कुर्द से लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। टर्की के अंदर तुर्क देखने को मिलते हैं, सीरिया के अंदर कुर्द कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पर टर्की के लोग यहाँ पे घुसे और कुर्द कम्युनिटी से लगातार लड़ाई चलती रही। और हुआ क्या, कुर्द कम्युनिटी से लड़ाई चलती रही तो चलते चलते यहाँ पर क्या होता है, टर्की बहुत सारे हथियारों का यहाँ पे यूज़ कर रहा होता है। और टर्की को हथियार कौन देता है? टर्की को हथियार देता है यूरोपियन यूनियन के देश। यूरोपियन यूनियन एक अलग ग्रुप हो गया जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं, तो वो यहाँ पे टर्की को हथियार देते हैं। तो आप कहोगे इसमें स्वीडन फिनलैंड का क्या रोल आया? तो अब आता है रोल। स्वीडन फिनलैंड यहाँ पर उस समय टर्की की आलोचना कर देते हैं, कहते हैं टर्की बहुत गलत कर रहा है, कुर्द कम्युनिटी को मार रहा है सीरिया के अंदर। और स्वीडन फिनलैंड यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी होते हैं। स्वीडन फिनलैंड ने मना कर दिया यूरोपियन यूनियन से कि आप जो है टर्की को हथियार मत बेचो, ठीक है, और हथियार मत बेचो। इसी के चक्कर में टर्की जो है काफ़ी नाराज़ रहा। 2019 से नाराज़गी इसके अंदर बनी रही। नाउ फाइनली यहाँ पर 2022 के अंदर अपना बदला लिया कि स्वीडन फिनलैंड को नाटो नहीं ज्वाइन करने दिया। लेकिन अब यहाँ पर मान चुका है टर्की, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आती है, पूरा बैकग्राउंड के साथ मैंने आपको डिटेल समझाया। ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर डायरेक्टली मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये बात करते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इन तीनों देशों के बीच में, क्योंकि टर्की मान गया है स्वीडन फिनलैंड को लेकर, तो क्या क्या चीज़ें चर्चा में रखी गई हैं इसको समझाओ। देखो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है इन तीनों देशों के बीच में, यहाँ पर इन तीनों ही देशों ने फोकस किया है कि हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे, आतंकवाद से लड़ने का पूरी तरह से फोकस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर इनका मेजर फोकस रहा है। इसी के बेसिस पर टर्की ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है दोनों को कि दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको बता दिया टर्की विड्रॉ क्यों किया था, ये सारी बातें डिटेल से यहाँ पे बताई गई हैं कि टर्की ने यहाँ पर अपनी पोजीशन से विड्रॉ क्यों किया था और उसके बाद में टर्की ने क्यों नहीं ज्वाइन करने दिया था, ये मैंने भी आपको डिटेल से बताया, ठीक है। ये सारी बात आपको देखने को मिलेंगी कि कुर्द कम्युनिटी का क्या रोल था, जो भी आपको बताया गया है वो सब इसके आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। मैं पढ़ चुका था, इस वजह से मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू थोड़ा सा बताया है। आर्म्स एम्बार्गो के बारे में चर्चा की गई, क्यों? क्योंकि स्वीडन फिनलैंड ने यहाँ पे मना कर दिया टर्की को कि हथियार मत दो, अभी मैंने आपको बताया। इसी वजह से टर्की नाराज़ था, इसी वजह से यहाँ पर स्वीडन फिनलैंड को नाटो ज्वाइन नहीं करने दिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है,
क्वेश्चन ये आता है कि ये जो यहाँ पे अब अलाउ कर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे फिनलैंड स्वीडन ज्वाइन कर पाएंगे नाटो को, तो इसका जो मतलब है वो रशिया के लिए क्या निकल कर आएगा, मतलब रशिया के लिए खबर कैसी रहेगी। तो देखो, रशिया ना एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड के साथ। मैंने आपको बताया सिर्फ फिनलैंड के साथ में, स्वीडन के साथ में नहीं शेयर करता, लेकिन फिनलैंड के साथ में शेयर करता है। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया था। तो ये जो स्टेप उठाया गया है, कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी परेशानी पड़ने वाली है रशिया के ऊपर में। रशिया को बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि रशिया के कंट्री के बराबर में ही नाटो आकर बैठने वाला है। तो रशिया के ऊपर भी यहाँ पर एक बुरा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद में ये अगर स्वीडन फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं तो नाटो के लिए क्या बात है, तो नाटो के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नाटो के अंदर अभी ऑलरेडी 30 देश हैं। नाटो का जो ग्रुप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो ये नाटो के लिए काफ़ी अच्छी बात सी देखने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट कवर कर ली हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल क्या बोलता है। अगले एडिटोरियल के अंदर चर्चा की जाती है अफ़गानिस्तान और इंडिया को इश्यूज़ के बारे में। अब ये आर्टिकल ऑथर ने क्यों लिखा, पहले मैं आप लोग को, एक सेकंड रुक जाओ यार, पहले मैं आप लोग को ये समझाता हूँ कि आर्टिकल ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता है अफ़गानिस्तान के अंदर भूकंप आता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, और इस भूकंप के अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर भूकंप आया, भूकंप आने के बाद में जान गई, तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, इंडिया एक पहला देश बना जिसने प्रॉपरली रेस्पॉन्ड किया और अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉपरली काफ़ी सारा सामान पहुँचाया, लोगों को एक रिलीफ दिया, काफ़ी मदद हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है। ठीक है ना। तो एक काफ़ी तगड़ा अर्थक्वेक भूकंप था 5.9 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से मतलब सिचुएशन बिगड़ चुकी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। तो वहाँ पे लोगों को आराम देने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए भारत ने काफ़ी कुछ सामान पहुँचाया। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में यहाँ पे थोड़ी मदद करी है। पाकिस्तान भी सक्षम था पहले कि वो मदद प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में मदद प्रोवाइड करवाई, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान काफ़ी तगड़ी मदद कर सकता था, लेकिन बहुत बाद में मदद करी है। तो लेकिन हम दिक्कत ये देख रहे हैं कि भले ही भारत ने मदद करी हो अफगानिस्तान की, लेकिन चर्चा यहाँ पे भारत की काफ़ी कम हो रही है। पाकिस्तान जैसे देश की यहाँ पे काफ़ी चर्चा हो रही है कि हाँ पाकिस्तान ने मदद करी है, जबकि पाकिस्तान से पहले भारत ने काफ़ी सपोर्ट किया है अफ़गानिस्तान को, ये यहाँ पे बातें बताई गई हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ऑथर ने पूरी कहानी लिख दी है किस चीज़ को लेकर, वही 9/11 अटैक को लेकर, जो कि मैंने आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर रखी हैं, इंडिया अफ़गानिस्तान के रिलेशंस को लेकर। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित जो भी यहाँ पर पॉइंट्स निकल कर आते हैं, वो की पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो पता है एक बात क्या है, एडिटोरियल सिर्फ पढ़ लेना आपको हेल्प नहीं करेगा। एडिटोरियल पढ़ के वहाँ से की पॉइंट्स निकाल कर लिखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं वो काम करके देता हूँ। जैसे कि अभी हमने स्वीडन नेटो वाला पढ़ा है आर्टिकल, उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं PDF में प्रोवाइड करवा देता हूँ। वैसे ही आपको यहाँ पर इस वाले एडिटोरियल के पॉइंट्स जो हैं वो भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में भी ऑथर चर्चा करती हैं। पहले तो ये समझा दिया भूकंप के बारे में, फिर रिलेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो, भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन मजबूत होना चालू हुए थे साल 2001 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। साल 2001 से पहले क्या हुआ था, साल 2001 से पहले अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ करता था, तालिबान कंट्रोल किया करता था। तो आप कहोगे आज भी तालिबान कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन तालिबान का जो अभी के टाइम पे कंट्रोल आया है वो पिछले ही साल 2021 में आया है। तो मतलब साल 2001 से लेकर साल 2020 के बीच में किसने कंट्रोल किया, किसने शासन किया, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इस 20 साल के अंदर क्या क्या हुआ है। लेकिन इस 20 साल से पहले ये समझो कि 2001 में तालिबान यहाँ से हटा क्यों, तालिबान को क्यों उखाड़ के फेंक दिया गया। क्योंकि हुआ ये था कि 2001 में हम लोगों ने देखा था एक 9/11 अटैक हुआ था, यानी सितंबर के महीने में एक अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, जहाँ पे प्लेन्स बिल्डिंग्स में से क्रॉस हो गए थे और काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। इतना ख़तरनाक अटैक था कि हर साल यहाँ पे अमेरिका जो है एक तरीके से आप कह सकते हो लोगों को याद करता है, उस पूरे इंसिडेंट को याद करता है सितंबर के महीने में। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम पर 9/11 अटैक की काफ़ी चर्चा होगी। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई थी
कि जैसे अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन बैठाया कि अटैक किसने किया है, इतना बुरा हाल हो गया है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता ये चलता है कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पर यह अटैक करता है, यानी अलकायदा का यहाँ पे वो लीडर है, ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया है। अब अमेरिका पता लगाता है ओसामा बिन लादेन है कहाँ पर, तो पता ये चलता है ओसामा बिन लादेन जो है अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, तालिबान ने यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रखा है। तो अमेरिका अफ़गानिस्तान से उस समय बोलता है, ये 2001 की बात बता रहा हूँ, अफ़गानिस्तान से अमेरिका बोलता है कि भाई यहाँ पर आप अपने यहाँ से आतंकवाद ख़त्म कर दो और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को दे दो। लेकिन यहाँ पे तालिबान मना कर देता है कि ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है। तो इस चीज़ से अमेरिका काफ़ी नाराज़ हुआ और अमेरिका ने अपनी आर्मी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भेज दी। और अमेरिका की आर्मी जब से अफ़गानिस्तान के अंदर गई आतंकवाद ख़त्म करने के लिए 2001 में एंट्री हुई। और उसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो कि तालिबान को जो शासन है वो यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तालिबान का शासन ख़त्म होने के बाद में वहाँ पर आप कह सकते हो कि सरकार बनाई, प्रॉपरली सरकार को एस्टेब्लिश किया, सरकार बिल्कुल चल रही थी प्रॉपरली। वहाँ पे लोगों की आर्मी बनाई गई, लोगों को ट्रेनिंग दी अमेरिका ने। तो मतलब अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया था अफ़गानिस्तान के अंदर में। लेकिन पिछले साल क्या होता है, साल 2021 में जो बाइडन ये बोलते हैं कि कब तक अमेरिका संभालेगा पूरे अफ़गानिस्तान को, और अपने सारे सोल्जर्स को जो 20 साल से यहाँ पे सोल्जर्स रखे थे उन सबको यहाँ पे विड्रॉ कर लेता है अमेरिका। जैसे ही अपने सोल्जर्स को विड्रॉ करता है, तालिबान वापस से पूरे अफ़गानिस्तान को कब्जा लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आया। तो आप कहोगे बीच में जो सरकार बनाई थी कहाँ गई, वो सरकार सब भाग गई है ना। अशरफ गनी का नाम सुना होगा, अशरफ गनी यहाँ पे लीडर हुआ करते थे अफ़गानिस्तान के, वो तो छोड़ के भाग गए थे देश जब तालिबान ने कब्जाना चालू किया था। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन 20 सालों के अंदर यानी 2001 से लेकर 2021 तक बहुत कुछ अच्छा चला अफ़गानिस्तान के अंदर, डेवलपमेंट रहा, लोगों को रोज़गार मिला, खासकर वेमेन को काफ़ी छूट मिली थी। लेकिन करंट टाइम पर कोई छूट नहीं है, तालिबान ज़्यादा छूट देता नहीं है। काफ़ी छूट मिली, वेमेन यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काम कर रही थी। तो ये सब कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन जो करंट टाइम पर सिचुएशन है वो पूरी तरह से पलट चुकी है। तो इन 20 सालों के अंदर भारत ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है, अब क्या डेवलपमेंट हो सकता है वो तो मैं आप लोगों को ज़रा वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 9/11 अटैक के बारे में बताया। ये देखो, ये रहे बिल्डिंग के अंदर इस प्रकार से अटैक हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पर यह अटैक करवाया था। क्लियर हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये आप देख पाओगे, ये रहा अफ़गानिस्तान का मैप। इन 20 सालों में साल 2001 से लेकर भारत ने अभी 2021 तक, जब तक यहाँ पे तालिबान ने वापस से कंट्रोल किया है, इतने बीच में हम लोगों ने लगभग 3.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। आप ये देख पाओगे क्या क्या हम लोगों ने बनाया है। ये जो आपको रेड कलर के पॉइंट दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यहीं पे हमने डेवलपमेंट किया है। जैसे कि पहला नंबर आप देख पाओगे, तो पहले नंबर पर बताया जाता है 218 किलोमीटर का एक रोड प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया जरंज से देलाराम तक। इसके लिए भारत ने यहाँ पर पैसा खर्चा। उसके बाद में 220 किलोवाट की एक ट्रांसमिशन लाइन को बनाया गया। सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट तक यहाँ पे इंडिया ने एक तरीके से उसमें सपोर्ट किया, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद अफ़गानिस्तान में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबा स्कूल देखने को मिल जाएगा। ये सब के अंदर भारत का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप लोग देख पाओगे, ये सब कुछ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था अफ़गानिस्तान के अंदर में। तो करेंट टाइम पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी हद तक खतरे में पहुंच चुका है, क्योंकि तालिबान का कंट्रोल है। इसकी वजह से यहाँ पर ये सारा का सारा खतरे में पहुंच चुका है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू भी है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो भारत के प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू इसलिए है क्योंकि आपको अफ़गानिस्तान में ISK देखने को मिलता है। ISK का मतलब है इस्लामिक स्टेट खोरासन। तो इस्लामिक स्टेट खोरासन ये भी यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन बन जाता है। अब होता क्या है, इस संगठन का मेजर फोकस यहाँ पर यह है कि पूरी तरह से जो पूरा एशिया है उसके ऊपर ये कब्ज़ा करे और इंडिया के पूरी तरह से अगेंस्ट में है। और इसका एक बहुत बड़ा रोल अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगा। तो पता है इंडिया के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो अभी बीजेपी वाली खासकर नुपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके अगेंस्ट पे भी यहाँ पर यह इस्लामिक स्टेट खुरासन खड़ा हो गया था। ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, पूरी तरह से ये एंटी इंडिया है। और इसी के चक्कर में यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर देखो, पाकिस्तान के साथ में अफ़गानिस्तान का एक काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। इनफैक्ट तालिबान का ही कनेक्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से बना हुआ है, और पाकिस्तान यहाँ पे क्या है, इंडिया का एक तरीके से आपको दुश्मन देखने को मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अफ़गानिस्तान में। अभी मैं आपको बताऊं तो टोटल भारत के लगभग 400 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं अफ़गानिस्तान के 34 राज्यों के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं। तो तालिबान तो खैर हम लोगों को एक प्रोटेक्शन भी देता है। अभी तालिबान ने एम्बेसीज़ को ओपन भी करा है। तो तालिबान यहाँ पर इस समय रिलेशन को मजबूत करने के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडिया भी प्रॉपरली यहाँ पर क्या करता है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, मतलब अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान से कोई हमने भी रिलेशन को डेवलप नहीं किया है, लेकिन अफ़गानिस्तान को भारत सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए तालिबान ने अभी अभी जब गुरुद्वारे में बॉम्बिंग हुई थी अफ़गानिस्तान में, तो इसके ऊपर एक क्विक एक्शन भी लिया था। उसके साथ में यहाँ पर देखो चैलेंजेस यहाँ पे कहाँ से निकल कर आ सकते हैं। चैलेंजेस यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का इशू वही है, एक टेरर यानी जो आतंकवादी संगठन है IS के, इस्लामिक स्टेट खुरासन, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंट है इस पूरे एरिया के अंदर, जो कि भारत के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बनकर बैठा है अफ़गानिस्तान में। ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट के अंदर चर्चा की जा रही है गिग वर्कर्स के बारे में। कल ही मैंने आप लोगों को गिग वर्कर्स के बारे, कल नहीं, अभी शायद मैंने परसों या उससे पहले पढ़ाया था गिग वर्कर्स के बारे में। तो नीति आयोग का एक स्टेटमेंट है, एक एस्टिमेशन है, रिपोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि साल 2019-20 के अंदर हमारे कंट्री में टोटल 68 लाख के आसपास गिग वर्कर्स थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये डायरेक्टली पॉइंट है, बस खाली इतना सा पॉइंट है कि इंडिया के अंदर 68 लाख के आसपास गिग वर्कर्स थे साल 2019-20 में। अब ये गिग इकोनॉमी होती क्या है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। देखो गिग इकोनॉमी यहाँ पर एक फ्री मार्केट सिस्टम है, यानी कि एक तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये एक ऐसी इकोनॉमी देखने को मिलती है जहाँ पे जो कंपनीज़ वगैरह हैं, जिसमें जो जॉब्स होती हैं वो टेम्पररी बेसिस पर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी भी जॉब जा सकती है, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। तो ये सब यहाँ पर गिग इकोनॉमी के अंदर होता है। जैसे स्विगी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लोग फूड डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी मैन्स वगैरह हो गए। तो ये सब आपको यहाँ पर गिग वाली वर्कर देखने को मिलते हैं, इनको हम लोग गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो एक रिपोर्ट आती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया इंडिया के अंदर 15 बिलियन से भी ज़्यादा आप लोग देख पाओगे जो गिग वर्कर हैं, वो यहाँ पर गिग वर्कफोर्स देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर इंडिया का जो गिग सेक्टर है खासकर ये, इसका कितना पोटेंशियल है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो इंडिया के अंदर बताया गया कि देखो जो गिग इकोनॉमी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जितनी GDP है उस GDP के अंदर लगभग 1.25% के आसपास का कंट्रीब्यूशन ये इसकी तरह, मतलब ये गिग सेक्टर की तरफ से किया गया है। और ख़ासकर गिग इकोनॉमी के अंदर में भी कौन कौन से लोगों को काम मिल रहा है सबसे ज़्यादा, तो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कर्स को यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम दिया गया है इस गिग इकोनॉमी के अंदर में। अब ये ब्लू कॉलर वाइट कॉलर वर्कर्स कौन कौन से होता है मैंने अभी आपको बताया, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पर ये वो मेंबर होते हैं जो कि एक तरीके से मज़दूर कह सकते हो, जो कि यहाँ पर घंटे के हिसाब से दिहाड़ी पर काम करते हैं। उसके बाद में वाइट कॉलर वर्कर्स आते हैं। वाइट कॉलर वर्कर्स बेसिकली कुछ प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, सैलरीड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे ऑफिस वर्कर्स होते हैं। तो यही लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस गिग वर्कफोर्स के अंदर या गिग इकोनॉमी के अंदर काम करते हुए। अब ये ब्लू कॉलर वाइट कॉलर वर्कर के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ और भी कलर से अलग अलग वर्कर्स को डिनोट किया गया है, वो भी समझ लो आपके अवेयरनेस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आता है गोल्ड कॉलर वर्कर। गोल्ड कॉलर वर्कर नाम से ही पता चलता है यहाँ पर ये हाई स्किल्ड नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं। ठीक है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर, रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह हो गए। उसके बाद में ग्रीन कॉलर वर्कर आता है। नाम से ही पता चलता है ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं वो ग्रीन कॉलर वर्कर कहलाते हैं। उसके बाद पिंक कॉलर वर्कर आता है, ये विमेंस वर्क से संबंधित है। उसके बाद में ये जो काम होता है ये बेसिकली लो पेड जॉब देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में आता है रेड कॉलर वर्कर। तो यहाँ पे हर प्रकार का जो गवर्नमेंट वर्कर्स होता है वो यहाँ पर रेड कॉलर वर्कर कहलाता है। उसके बाद में ओपन कॉलर वर्कर आता है। ओपन कॉलर वर्कर मतलब एक ऐसा वर्कर जो कि अपने घर से काम कर रहा है, इनफैक्ट इंटरनेट से काम कर रहा है।
उसके बाद में एक आता है स्कारलेट कॉलर वर्कर। स्कारलेट कॉलर वर्कर्स वो लोग होते हैं जो कि पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वर्कर्स होते हैं, जिसमें से अगर हम लोग इंडिया की गिग इकोनॉमी के अंदर बात करें, यानी कि ऐसे लोग जो काम करें जिनकी जॉब ज़्यादा परमानेंट नहीं है, वो वाइट कॉलर वर्कर और ब्लू कॉलर वर्कर वाले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाकी गिग सेक्टर के अंदर हमारे इस पूरे गिग सेक्टर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चैलेंज के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, ये कि इन लोगों के पास में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है मतलब कि जॉब कोई परमानेंट नहीं है, कभी भी जा सकती है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा यहाँ पर यह है कि ऑब्वियस ही बात है, इन लोगों को स्किल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि इनको नई नई स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये डेटा हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल चुकी है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को हमने कवर कर ही लिया है। नाउ अब उसके बाद एडिटोरियल की वोकैब्स को देख लेते हैं। तो आज का पहला वोकैब है पेरिल। पेरिल मतलब आपदा आना या फिर आपदा आप लोग कह सकते हो। उसके बाद दूसरा वोकैब आता है इनएस्क्रूटेबल। इनएस्क्रूटेबल मतलब रहस्यमय यानी सीक्रेट। उसके बाद यहाँ पर आता है तीसरा शैकल्स। शैकल्स मतलब हथकड़ी। चौथा आता है प्लेकेट। प्लेकेट मतलब तसल्ली देना। पांचवा आता है डिसअवॉर्ड, इसका मतलब अस्वीकार करना। तो इन वोकैब्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पर कुछ वोकैब्स वगैरह भी आपके साथ में लेकर आता हूँ। अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे न्यूज़पेपर से कवर कर लिए गए हैं। अब फिलहाल हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्या है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि ये सारे केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स का कहाँ पे यूज़ होता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पेस्टिसाइड। यानी जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर कीटनाशक हैं उसी के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब पेस्टिसाइड की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास बैंड पेस्टिसाइड्स जिनके ऊपर बैन लगा रखा है, ठीक है। अब इनके अंदर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हैं, जैसे कि कार्बोफ्यूरान, मिथाइल डेमेटन, मिथाइल पैरेथियन, उसके बाद यहाँ पे फोरेट, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ट्राइजोफोस, एंडोसल्फान। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। ये सारे के सारे बैंड सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता था उसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया इन क्वेश्चन कि इन सारे केमिकल्स का यूज़ हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स के अंदर किया है। खासकर यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा हो गया ना। वो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ये कुछ यहाँ पे अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। हमारी इकोनॉमी के ऊपर यानी इकोनॉमी वाले पेज पर, मैं भूल गया इकोनॉमी पेज पर जाना आज, कोई बात नहीं, पहुंच रहे हैं। पेज नंबर 14 पर आते हैं, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे पहला आर्टिकल यह है यूनिकॉर्न को लेकर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक आर्टिकल यह है कि पंप सेट के ऊपर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि मैंने पेज नंबर 1 के ऊपर बताया कि जीएसटी अभी काफ़ी सारी चीज़ों पर बढ़ा दी गई है। तो जो पंप है, समरसेबल है, इसके ऊपर भी जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। तो जीएसटी 12 से 18% कर दी गई है। तो इससे हमारे एग्रीकल्चर यानी फार्म सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अभी यहाँ पर पहले 12% जीएसटी से अब 18% कर दी गई है। तो मान लो कोई पंप सेट खरीदता है कस्टमर, कोई हमारा किसान भाई पंप सेट खरीदता है, तो उसको 2400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस जीएसटी के तहत। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फार्म सेक्टर को अफेक्ट करेगा। उसका एक छोटा सा आर्टिकल यह है कि इंडियन रूपी जो है काफ़ी वीक होता हुआ जा रहा है, यानी कि इंडियन रूपी काफ़ी कमज़ोर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द डॉलर्स। तो अभी हमारी करेंसी की वैल्यू और गिर चुकी है, $1 के कंपैरिजन में 79 रुपीज़ पहुँच चुकी है। तो वो यहाँ पे बातें बताई गई हैं, इसके बारे में कोई डिटेल्स जानने की आवश्यकता है नहीं। मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा रखा है करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कल ही आप लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग करी है, यानी कि मेंस का क्वेश्चन लिखा है करेंसी डेप्रिसिएशन के ऊपर कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होती है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आप लोगों से फिर भी यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग आज जो है मेंस में नहीं, मतलब मेंस की तरह नहीं लिखना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लस डेप्रिसिएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स के थ्रू मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।